हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 11 नवंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस बैंक को बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है, या बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 का जो पुरस्कार है किसे प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी आरबीआई को बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, यह जो पुरस्कार है या जो सम्मान है द हिंदू बिजनेस लाइन के द्वारा स्थापित है, यानी इसी के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार समाज में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है। तो इस बार चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है आरबीआई को, और आरबीआई की तरफ से आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी के द्वारा यह पुरस्कार प्राप्त किया गया है। अब सवाल आता है कि आरबीआई को यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो आरबीआई को महामारी यानी कोविड-19 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए यह पुरस्कार मिला है। दोस्तों, बात कर लेते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। मुख्यालय इसका मुंबई में है। वर्तमान में इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। डिप्टी गवर्नर हैं डॉक्टर एम.डी. पात्रा, एम. राजेश्वर राव, टी. रविशंकर और स्वामीनाथन जे। तो ये इसके डिप्टी गवर्नर हैं। दोस्तों, याद रखिएगा कि 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार डिस्कस करते हैं। तो केरल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को अभी हाल ही में ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। टी. पद्मनाभन को केरल ज्योति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नंदिनी दास को 2023 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार अभी हाल ही में प्रदान हुआ है। दीनानाथ राजपूत की बात करें तो इन्हें रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अजय चक्रवर्ती को पश्चिम बंगाल का दुर्गा भारत सम्मान प्राप्त हुआ है। शिव शंकरी को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। महसा अमीनी को सखारो पुरस्कार 2023 दिया गया है। महसा अमीनी को याद रखिएगा, ये ईरान की महिला थी और इन्हें मरणों उपरांत सखारो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्लाउडिया गोल्डन की बात करें तो इन्हें 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा, और इस चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जो अक्टूबर माह की ई बुक है वो अब लॉन्च हो चुकी है, तो उसे आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करना है। ऐप आप दो माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर पर आप जाइए, स्टडी कर आप सर्च करिए तो हमारा जो ऐप है वो मिल जाएगा। इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। आप ई बुक पर जाएंगे तो आपको अक्टूबर माह की, सितंबर माह की जो ई बुक है वो मिल जाएगी, तो यहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है उसके माध्यम से भी आप डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं ई बुक को। वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया गया है, तो व्हाट्सएप चैनल से भी आप जुड़ जाइएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड के किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है? आंसर होगा संग्राम। तो दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा अभी हाल ही में संग्राम नाम के जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया है। दोस्तों, जहाज को 14 फरवरी 1996 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा गोवा में कमीशन किया गया था, यानी कि यह भारतीय तटरक्षक बल में 1996 में शामिल हुआ था और अब ये रिटायर हो गया है। दोस्तों, यह कमांडर कोस्ट गार्ड क्षेत्र पश्चिम की परिचालन कमान के तहत मुंबई में स्थित था। इससे पहले 4 नवंबर को भारत तटरक्षक जहाज समर को कोच्चि से सेवा मुक्त किया गया है, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना शांति काल में भारतीय समुद्र की सुरक्षा करने के उद्देश्य से की गई थी और इसकी जो औपचारिक स्थापना है ये 1 फरवरी 1977 को हुई थी।
वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं राकेश पाल। मुख्यालय है इसका नई दिल्ली में और तटरक्षक दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डे होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और दोस्तों जो इंडियन कोस्ट गार्ड है ये भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। चलिए अब हम डिफेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अब जो महिला सैनिक हैं उन्हें महिला अधिकारियों के समान मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। स्वीडन की कंपनी है साब, तो उसने पहली बार भारत में रक्षा उद्योग में 100% एफडीआई हासिल की है। भारतीय नौसेना के स्वदेशी मिसाइल विध्वंसक पोत सूरत का अनावरण अभी हाल ही में सूरत गुजरात में किया गया है। अमेरिकी सेना के द्वारा अभी हाल ही में मिन्यूटमैन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। भारतीय वायुसेना के द्वारा MiG-21 वाइसन लड़ाकू विमान को अभी हाल ही में रिटायर किया गया है। तो ये है डिफेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि वर्तमान में भारत के सीडीएस कौन है और भारत के पहले सीडीएस कौन थे। तो इन दोनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आंसर हो जाएगा हितेश मकवाना। तो दोस्तों जो हितेश कुमार मकवाना है वो भारत के नए महासर्वेक्षक बने हैं। तो हितेश मकवाना को भारतीय सर्वेक्षण विभाग का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है और ये दोस्तों तमिलनाडु कैडर के 1995 बैच के IAS ऑफिसर हैं। वर्तमान में मकवाना गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। भारत के महासर्वेक्षक का मतलब क्या है। तो दोस्तों भारत के महासर्वेक्षक भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख होते हैं और सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग होता है। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो हीरालाल सामरिया मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। मनोरंजन मिश्रा RBI के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं और राजकुमार राव चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन बने हैं। रघु श्रीनिवासन BRO के नए चीफ बने हैं। कैटरीना कैफ घड़ी की कंपनी राडो की ग्लोबल एम्बेसडर बनी है। मुनीश कपूर RBI के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के ग्लोबल एम्बेसडर बने हैं और तरुण सोबती नौसेना के उप प्रमुख बने हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में MS धोनी को SBI का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा 10 नवंबर को। तो हर साल 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है लोगों को विज्ञान के क्षेत्र में और उसके विकास के बारे में जागरूक करने के साथ उससे जुड़ी जानकारी देना। 2023 की थीम है विज्ञान में विश्वास बनाना। पहली बार यह दिवस 10 नवंबर 2002 को मनाया गया था। दोस्तों विज्ञान से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट डे डिस्कस करते हैं। जैसे विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है और भारत में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब नवंबर माह में मनाए गए कुछ प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं जो कि अब तक मनाए गए हैं। तो 1 नवंबर की बात करें तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक के स्थापना दिवस मनाया गया है। 2 नवंबर को पत्रकारों के विरुद्ध अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और 7 नवंबर को ही शिशु सुरक्षा दिवस भी मनाया गया है। 8 नवंबर को विश्व शहरीकरण दिवस। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया गया है और 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस भी मनाया गया है और 9 नवंबर को विश्व उपयोक्ता दिवस भी मनाया गया है 2023 में, क्योंकि नवंबर महीने के दूसरे गुरुवार को विश्व उपयोक्ता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने अबुआ बीर दिसोम अभियान शुरू किया है। आंसर हो जाएगा झारखंड। तो दोस्तों झारखंड राज्य के द्वारा अभी हाल ही में अबुआ बीर दिसोम अभियान शुरू किया गया है। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में वन अधिकार अधिनियम के तहत वन क्षेत्र में रहने वालों को जमीन का पट्टा देने के लिए अबुआ बीर दिसोम अभियान की शुरुआत की है। झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में 30% वन क्षेत्र हैं और वहीं अगर हम अन्य राज्यों की बात करें तो वहां पर कम वन क्षेत्र है, लेकिन वन अधिकार पट्टा देने में वह झारखंड से काफी आगे है। तो अब झारखंड ने भी
वन क्षेत्र में पट्टा देने का एक अभियान शुरू किया है जिसका नाम है अबुआ बीर दिसोम अभियान, जिसके अंतर्गत वन क्षेत्र में रहने वालों को जमीन का पट्टा दिया जाएगा। दोस्तों, झारखंड में पहली बार भूमिहीनों को वन पट्टा देने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। दोस्तों, झारखंड की अगर हम बेसिक जानकारी की बात करें तो इसकी स्थापना 15 नवंबर सन 2000 को हुई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन। विधानसभा की यहाँ पर 81 सीटें हैं, राज्यसभा की 6, लोकसभा की 14 और यहाँ पर एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। चलिए दोस्तों, अब हम झारखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन ने मंत्रिपरिषद की बैठक में अबुआ आवास योजना को अभी हाल ही में मंजूरी दी है। दोस्तों, चीफ मिनिस्टर ने महिला एशियाई चैंपियनशिप 2023 के लिए एक शुभंकर का अनावरण किया था जिसका नाम था जूही। झारखंड ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को अभी हाल ही में मंजूरी दी है। झारखंड सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। झारखंड राज्य में हर साल 15 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ये है झारखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन को जारी करने का आदेश दिया है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो दोस्तों, अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने भारत सरकार के वन्य जीव आवास कार्यक्रम के एकीकृत विकास के तहत प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है। इसे 2023-24 के दौरान 8.13 करोड़ रुपए की लागत से लागू किया जाएगा। और दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में 60% हिस्सेदारी केंद्र सरकार की होगी और बाकी 40% हिस्सेदारी राज्य सरकार की होगी। कुछ समय पहले तमिलनाडु में एक और प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जिसका नाम है प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर। तो नीलगिरी तहर को बचाने के लिए तमिलनाडु में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। दोस्तों, आप ये जो पशु देख पा रहे हैं ये है नीलगिरी तहर, जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है और ये तमिलनाडु का राजकीय पशु भी है। और याद रखिएगा, नीलगिरी तहर मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित किया जा रहा है। दोस्तों, भारत सरकार की वन्य जीव संरक्षण की योजनाएं डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कस्तूरी मृग प्रोजेक्ट को 1970 में लॉन्च किया गया था, हंगुल प्रोजेक्ट को 1970 में, गिर सिंह परियोजना को 1972 में, बाघ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में, कछुआ संरक्षण परियोजना को 1975 में, घड़ियाल प्रजनन परियोजना को 1975 में, मणिपुर धामिन परियोजना को 1977 में, गेंडा परियोजना को 1987 में और प्रोजेक्ट एलिफेंट को 1992 में, लाल पांडा प्रोजेक्ट को 1996 में लॉन्च किया गया था। तमिलनाडु के बारे में अगर हम बात करें तो कैपिटल इसकी चेन्नई है, राज्यपाल हैं आर.एन. रवि, मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन जो कि डीएमके पार्टी के हैं। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है अनामलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान और गिंडी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है। तमिलनाडु के बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और अगस्त्यम मलाई बायोस्फीयर रिजर्व, ये यहाँ के बायोस्फीयर रिजर्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा वी चंद्रशेखर को। तो गुजरात कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं वी चंद्रशेखर, तो उन्हें अभी हाल ही में सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और याद रखिएगा कि जो वी चंद्रशेखर हैं ये 2000 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। चंद्रशेखर सीबीआई में पुलिस अधीक्षक और उप महानिरीक्षक के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। दोस्तों, बात करते हैं सीबीआई की, यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की। तो इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। यह भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है। वर्तमान में इसके डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद। और दोस्तों, यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधीन काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार कैबिनेट ने राज्य में एससी, एसटी, बीसी और ईबीसी के लिए मौजूदा 50% आरक्षण को बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा 65%। तो अभी जो एससी, एसटी, बीसी और ईबीसी को 50% आरक्षण दिया जा रहा है, इसको बढ़ाकर के बिहार में 65% करने की तैयारी की जा रही है। और याद रखिएगा, और पहले से 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया जा रहा है, यानी कुल मिलाकर के बिहार में जो आरक्षण हो जाएगा वो 75% हो जाएगा। तो इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है अभी बिहार सरकार के द्वारा। तो इसकी मंजूरी अभी हाल ही में
विधानसभा का जो शीतकालीन चल रहा तो बिहार कैबिनेट ने राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने आरक्षण को बढ़ाने के इस प्रस्ताव को विधानसभा में रखा है और बढ़े हुए आरक्षण को लागू करने के लिए एक विधेयक को 9 नवंबर को पेश किया गया है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है, इससे आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर हम बिहार में 75% प्रस्तावित आरक्षण की बात करें तो एससी की बात करें तो इसकी जो आबादी है वो 19.7% है। वर्तमान में इसको 16% आरक्षण मिलता है और जो प्रस्तावित आरक्षण है वो है 20%, यानी 16 से 20% किया जाए। एसटी की बात करें तो इसकी जो आबादी है बिहार में वो है 1.2%। इसको वर्तमान में 1% आरक्षण मिलता है, लेकिन इसे 2% आरक्षण करने का प्रस्ताव लाया गया है। अगर हम बीसी की बात करें तो आबादी है 27.12%। वर्तमान में इसको 12% आरक्षण मिलता है और इसको यथावत रखने का प्रस्ताव है। ईबीसी की बात करें तो ईबीसी की 36% आबादी है बिहार में, 18% इसको आरक्षण मिलता है और इसको यथावत रखने का प्रस्ताव किया गया है। अगर हम ओबीसी और ईबीसी की बात करें तो इसकी जो आबादी है बिहार में वो है 63.13%। वर्तमान में इसको 30% आरक्षण प्राप्त है, लेकिन इसको 43% आरक्षण करने का प्रस्ताव रखा गया है। ईडब्ल्यूएस की जो आबादी है बिहार में वो है 15.52%। इसको 10% आरक्षण दिया गया है। इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। तो ये है दोस्तों बिहार में 75% प्रस्तावित आरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जाम्बरी अब्द कादिर किस देश के विदेश मंत्री थे जो भारत की ऑफिशियली यात्रा पर आए थे? आंसर हो जाएगा मलेशिया। तो मलेशिया के जो विदेश मंत्री थे डॉक्टर जाम्बरी अब्द कादिर, तो वो 5 से 8 नवंबर 2023 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे हैं और वो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत आए थे। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और मलेशिया के विदेश मंत्री डॉक्टर जाम्बरी अब्द कादिर के द्वारा 6वीं भारत मलेशिया संयुक्त आयोग बैठक की सह अध्यक्षता की गई है। मलेशिया की कैपिटल की बात करें तो कुआलालंपुर है, करेंसी है मलेशियाई रिंगिट और प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर इब्राहिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकेंजी हेल्थ इंस्टीट्यूट के द्वारा किए गए सर्वेक्षण में कर्मचारियों के लिए सबसे अच्छे देश की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का दूसरा स्थान है। तो मैकेंजी हेल्थ इंस्टीट्यूट के द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण में 30 देशों में कर्मचारियों की भलाई पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य जैसे कारकों पर जोर दिया गया है। भारत दुनिया में दूसरा सबसे अच्छा कर्मचारी कल्याण वाला देश है। तुर्की 78% स्कोर के साथ सबसे ऊपर है। चलिए दोस्तों, अब हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, 37वें राष्ट्रीय खेलों में सबसे अधिक मेडल किसने जीते हैं? महाराष्ट्र ने। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में आईआईटी बॉम्बे का एशिया में कौन सा स्थान है? 40वां। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब पहली बार किसने जीता है? पंजाब ने। एंटोनियो कोस्टा किस देश के प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया है? पुर्तगाल। अंडमान सागर में पहली बार म्यांमार और किस देश के बीच मारूमैक्स अभ्यास का आयोजन किया गया है? रसिया। बिहार जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितने परिवार प्रतिमाह 6,000 से कम रुपए कमाते हैं? 94 लाख। सरकार ने रियायती दर पर गेहूं का आटा उपलब्ध कराने के लिए किस ब्रांड का आटा लॉन्च किया है? भारत आटा। भारतीय सेना किस वर्ष से चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों के बेड़े को चरणबद्ध तरीके से हटाने का विचार कर रही है? 2027 से। उत्तराखंड राज्य का 23वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 9 नवंबर को। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? डेनमार्क में। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार को। तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 19 की बात करें तो इसमें बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी की बात कही गई है। 19A में बोलने की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में वर्णन किया गया है। 19B में शांतिपूर्ण बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा होने की स्वतंत्रता है। 19C में संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता है।
19D में देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता है। 19E में देश के किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता है। 19G में देश के किसी भी हिस्से में व्यापार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 में अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या जीने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21A की बात करें तो इसमें शिक्षा का अधिकार है, जो कि 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण की बात कही गई है। अगर हम शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 23 से 24 में किया गया है। तो अनुच्छेद 23 की बात करें तो मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलात्कार श्रम पर प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि भारी काम में 14 साल से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध किया गया है। कल के करंट अफेयर्स में पूछा गया था कि 38वें नेशनल गेम्स किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे 2024 में, तो ये आयोजित किए जाएंगे उत्तराखंड में। तो दोस्तों इसका सभी लोगों ने आंसर बताया हुआ है उत्तराखंड। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज का क्वेश्चन है मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।